Hello everyone, myself Omkar Vats and today we will discuss about Kirchhoff's laws. Kirchhoff is the name of scientist. He has given two laws known as Kirchhoff's first law and Kirchhoff's second law. First we will discuss about Kirchhoff's first law. Kirchhoff's first law is also called junction law. It is also called current law. ठीक है, करंट लॉ भी बोलते हैं इसको हम और जंक्शन लॉ भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें यही जानना पड़ेगा कि व्हाट इज जंक्शन। जंक्शन इज द पॉइंट। हमने रेलवे जंक्शंस के बारे में सुना है, जैसे रेलवे जंक्शंस होते हैं ना जहाँ पे एक से ज़्यादा जगह के लिए ट्रेन जाती हैं, ऐसे यहाँ पे जंक्शन होता है। जंक्शन इज द पॉइंट वेयर टू और मोर कंडक्टर्स विल मीट। ठीक है, उसको हम बोलते हैं जंक्शन। यहाँ पे या तो कंडक्टर्स बोल दो, कंसिडर, यहाँ पे हम एक पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं, ये एक पॉइंट हो गया, इसको हमने जंक्शन मान लिया। यहाँ पे एक दो या दो से ज्यादा जगह के लिए करंट मूव अगर करते हैं, ठीक है, या तो एंट्री करते हैं उसमें या फिर लीव करते हैं, तो उस पॉइंट को हम जंक्शन बोलेंगे। फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ से ऐसे ही बहुत सारे करंट्स थे, इनकी हम डायरेक्शन कुछ भी कंसिडर कर सकते हैं। कंसिडर ये हो गया I1, I2, I3, I4 और ये हो जाएगा I5। ठीक है, ये हो गए जंक्शन। इस पॉइंट को हम जंक्शन बोलेंगे। मान लो मैं J से डिनोट कर देता हूँ, तो ये पॉइंट जो होगा ये जंक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे दो या दो से ज्यादा जगह के लिए करंट या तो एंटर कर रहे हैं या लीव करते हैं। तो सबसे पहले अब हमें किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ को डिफाइन करना पड़ेगा कि व्हाट इज किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। तो मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है इसकी। इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट्स मीटिंग एट ए जंक्शन इज जीरो। एल्जेब्रिक सम मींस जो टोटल करंट आएगा किसी भी जंक्शन पे, उसका जो सम होना चाहिए वो कितना आना चाहिए? जीरो आना चाहिए। द एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट्स मीटिंग एट ए जंक्शन इज जीरो। अब ये आएगा कैसे करंट जीरो? जीरो करंट कैसे आ सकता है? क्योंकि भाई कुछ करंट तो इस पे एंटर कर रहे हैं और कुछ करंट यहाँ से बाहर जा रहे हैं, लीव कर रहे हैं। तो ये करंट का जो एल्जेब्रिक सम आएगा, टोटल जो वैल्यू आएगी, वो जीरो किस तरह से आ सकती है? तो उसके लिए इसी किरचॉफ्स लॉ को हम और करके एक और तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? द टोटल करंट एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल्स टू टोटल करंट लीविंग द जंक्शन। मींस जितना करंट जंक्शन पे एंटर किया उतना ही करंट जंक्शन से लीव होना चाहिए, उतना ही बाहर जाना चाहिए। तो अपने आप ही जितना करंट अंदर आया था उतना ही बाहर चला गया। अब इस पे करंट कितना रहेगा? फिर जीरो ही रहेगा। तो इस तरह हम इस करंट के जो किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ है उसको इन दो तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर है? या तो हम बोलेंगे बच्चा कि एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट्स मीटिंग एट ए जंक्शन इज जीरो, या फिर हम कैसे डिफाइन करेंगे? टोटल करंट एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल्स टू टोटल करंट लीविंग द जंक्शन। मींस अगर हम वैसे देखें तो हम इसको डिफाइन करते हैं समीशन ऑफ आई इज इक्वल्स टू जीरो। समेशन मींस टोटल जो सम होना चाहिए करंट का वो कितना आना चाहिए? जीरो के इक्वल आना चाहिए। क्लियर है? अब ये करंट होगा कैसे भाई? इक्वल, ये जो एंटर और लीव वाला जो कंसेप्ट है ये होगा कैसे? उसके लिए सबसे पहले हमें पढ़ने पड़ते हैं साइन कन्वेंशन। तो हम पढ़ेंगे सबसे पहले साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन मींस कि कौन सा करंट तो हमें इसमें पॉजिटिव लेना है और कौन सा करंट इसमें नेगेटिव लेना है, उसको जब हम पढ़ते हैं तो उसको बोलते हैं हम साइन कन्वेंशन। क्लियर है? अब तुम देखो, जैसे हम एक तरीके से अपनी लैंग्वेज में बात को समझते हैं कि जितना करंट इस पे अंदर जाएगा, अगर जो करंट इस पे अंदर की तरफ गया जंक्शन पे, तो उस पे जंक्शन पे इसकी वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज होगी। अगर कुछ करंट बाहर से जंक्शन पे गया है, अंदर की तरफ गया है, तो जंक्शन पे करंट इंक्रीज होगा और इंक्रीज का जो साइन हम लेते हैं वो कैसा लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। तो हम ये बोल सकते हैं करंट्स एंटरिंग द जंक्शन, करंट एंटरिंग द जंक्शन इज टेकन एज पॉजिटिव। ठीक है, जो करंट जंक्शन पे एंटर करेगा उस वाले करंट की वैल्यू हमें क्या लेनी है? पॉजिटिव लेनी है। या तो अब दूसरे तरीके से हम क्या बोल सकते हैं सेकंड वाले के लिए? करंट लीविंग द जंक्शन इज टेकन एज नेगेटिव। जो करंट यहां से लीव करेगा उसको कैसा लेना है? नेगेटिव। उसके लिए मैं एक वर्ड सिंपल सा यहां पे लिख देते हैं, एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मींस इसका रिवर्स भी ट्रू है। मींस द करंट एंटरिंग द जंक्शन is taken as positive and vice versa. Vice versa means the current leaving the junction is taken as negative. जो करंट यहाँ से लीव करेगा उसको क्या लेना है? हमें नेगेटिव लेना। तो ये होते हैं इसके साइन कन्वेंशन।
अगर हम इन साइन कन्वेंशंस के अकॉर्डिंग अब इन वैल्यूज को लिखते हैं, एक तो हमें दो चीजों का अब ध्यान रखना है, जो एल्जेब्रिक सम मीन्स एक तो सारे करंट्स को हमें ऐड करना है अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, सबको ऐड करोगे एक तो, और सेकंड है कि इसका जो एल्जेब्रिक सम आना चाहिए वो आना चाहिए 0। तो दोनों चीजों को अपने दिमाग में रखते हुए हम इसको आगे बढ़ाएंगे। अब ये देखो, जैसे हम I1 की बात करते हैं, I1 करंट क्या कर रहा है, इसके अंदर एंटर कर रहा है, एंटर करेंगे तो इसका सम कैसा होगा, पॉजिटिव, मीन्स वैल्यू आएगी इसकी पॉजिटिव I1। I2 कहाँ है, लीव कर रहा है जंक्शन से, तो इसके लिखेंगे तो एल्जेब्रिक सम, एक बार तो सम लिखना है हमें, इसलिए प्लस लिखेंगे, बट क्योंकि ये करंट आउटवर्ड जा रहा है, लीव कर रहा है, इसीलिए क्या आएगा ये माइनस I2। I3 फिर बाहर जा रहा है, सम लिखेंगे, लेकिन वैल्यू क्या आएगी माइनस I3। I4 अंदर की तरफ आया है, प्लस I4। I5 फिर लीव कर रहा है इससे, तो प्लस माइनस के I5, और जो टोटल सम आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। क्लियर है। अब यहाँ पे माइनस प्लस इसको हम ओपन कर सकते हैं, तो I1 माइनस I2 माइनस I3 प्लस I4 माइनस I5 इज इक्वल्स टू 0। ये होता है हमारा किरचॉफ फर्स्ट लॉ। ठीक है, यहां से हमको एक चीज ध्यान रखनी थी कि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमने क्या पढ़ा है कि एल्जेब्रिक सम होना चाहिए, इसीलिए हमने एक बार सबके बीच में रखा पहले प्लस, और हमने साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग क्या पढ़ा है कि करंट एंटरिंग द जंक्शन इज पॉजिटिव, करंट लीविंग द जंक्शन इज नेगेटिव। तो यहां से हमने देखा I1 इसमें एंटर कर रखा था तो प्लस, I2 लीव कर रहा था लेकिन प्लस, एक बार तो हमें सम करना पड़ेगा, तो हमने सम किया, वैल्यू क्या है इसकी माइनस I2। I3 फिर बाहर गया था, वैल्यू क्या आई प्लस, सम लिखा क्योंकि एल्जेब्रिक सम है तो माइनस I3। I4 एंटर किया तो प्लस I4। I5 लीव कर रहा था तो माइनस I5, और टोटल सम कितना आना चाहिए 0 के इक्वल होना चाहिए, इसीलिए इज इक्वल्स टू 0 आ गया। फिर हमने ओपन कर लिया I1 माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो ये टोटल सम की वैल्यू आ जाएगी 0। तो ये होता है किरचॉफ फर्स्ट लॉ। अगर हम इसके प्रिंसिपल की बात करते हैं, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ किरचॉफ फर्स्ट लॉ, हमने यहाँ पे किसकी बात की है, करंट की, इसीलिए हम इसको करंट लॉ भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेनली हम करंट की बात कर रहे हैं। अब किरचॉफ फर्स्ट लॉ का प्रिंसिपल क्या होता है, करंट की हमने बात की, करंट मीन्स व्हाट, करंट मीन्स द फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट, या और अगर अच्छे से डिफाइन करते तो वैसे हम ये पढ़ते हैं द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ चार्ज, आई को हम ऐसे डिफाइन करते हैं ना, आई इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी, द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ चार्ज, एक बार डिफरेंशिएशन हो रहा है चार्ज का विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड करंट, द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड करंट। तो हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते थे। ठीक है, मीन्स हमने जब करंट की बात की तो मेनली हमने पढ़ा क्या, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मीन्स फ्लो ऑफ चार्ज हमने पढ़ा, तो जितना चार्ज इस पे अंदर गया उतना ही चार्ज इससे बाहर आया है, ये इसका प्रिंसिपल है, मीन्स कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे ही तो डिपेंड किया है। तो अगर हम इसके प्रिंसिपल की बात करते हैं तो इसका जो प्रिंसिपल होगा वो क्या हो जाएगा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, अगर ये पूछा जाता है, कई बार क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एक एक नंबर में भी पूछ सकते हैं, तो किरचॉफ फर्स्ट लॉ इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, तो ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे डिपेंड करता है। आगे हम अभी इससे और क्वेश्चंस भी करेंगे, अभी तो हम इसको किरचॉफ फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ को दोनों को हम बस एक बार पढ़ लेते हैं। तो ये था किरचॉफ फर्स्ट लॉ। ठीक है, ऐसे अब हमें पढ़ना है किरचॉफ सेकंड लॉ, तो नेक्स्ट हम करेंगे किरचॉफ सेकंड लॉ। क्लियर हो गया है तो सबको। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे किरचॉफ सेकंड लॉ। किरचॉफ सेकंड लॉ, जैसे हम किरचॉफ फर्स्ट लॉ को बोलते थे जंक्शन लॉ, ऐसे किरचॉफ सेकंड लॉ को हम बोल सकते हैं लूप लॉ, इसको हम लूप लॉ भी बोलते हैं। वहां पे हमने जंक्शन की बात की थी, यहाँ पे एक लूप होना चाहिए, क्लोज लूप होना चाहिए। वहां पे करंट के बारे में पढ़ा था, इसको बोल सकते हैं हम वोल्टेज लॉ। ठीक है, ऐसे ही तीनों में इसको भी याद रखेंगे। किरचॉफ सेकंड लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड लूप लॉ, इज ऑल्सो कॉल्ड वोल्टेज लॉ।
जैसे वहां पे हम एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट्स पढ़ते थे, ऐसे यहाँ पे हमें एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज पढ़ना है। ठीक है, तो वोल्टेज लॉ के अकॉर्डिंग इसको हम सॉल्व करेंगे। अगर भाई यहाँ पे भी हम डिफाइन करें, पहली बात तो लूप लेना हमें, यहाँ पे क्लोज लूप होना चाहिए। जब भी किरचॉफ लॉ अप्लाई करते हैं तो क्लोज लूप पे हम बात करते हैं, वहां पे वैल्यू लिखनी है हमें। ठीक है, और अब बात करते हैं वोल्टेज की। इसको डिफाइन कैसे करेंगे, बस एक वैल्यू का चेंज ला दो, वो था करंट लॉ, ये था वोल्टेज लॉ। हमने पढ़ा था द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट्स मीटिंग एट ए जंक्शन इज जीरो। ठीक है, यहाँ पे बस कुछ नहीं करना, वहां पे तो एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट्स था, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज आ जाएगा, चेंज इन वोल्टेज या चेंज इन पोटेंशियल लिख सकते हैं। तो बस हम जब इसको डिफाइन करते हैं तो क्या लिख दोगे, द एल्जेब्रिक सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल, वहां पे था जंक्शन, यहां क्या आएगा, लूप। ठीक है, द एल्जेब्रिक सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल इन ए क्लोज लूप इज जीरो, इसकी वैल्यू ये आनी चाहिए। ठीक है, द एल्जेब्रिक सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल इन ए क्लोज लूप इज जीरो। जैसे वहां समेशन ऑफ आई जीरो था, यहाँ पे समेशन ऑफ v इक्वल्स टू जीरो आ जाएगा, समेशन ऑफ v इक्वल्स टू जीरो आ जाएगा। क्लियर है। एक और डेफिनेशन, जैसे हमने उसकी दो डेफिनेशन लिखी थी, यहाँ इसको भी लिख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हमने क्या पढ़ा था, v इक्वल्स टू आई आर होना चाहिए या e इक्वल्स टू आई आर होना चाहिए, ये तो क्लियर है। v इक्वल्स टू आई आर होना चाहिए या e इक्वल्स टू आई आर होना चाहिए। मीन्स अगर हम एक तरीके से देखें, टोटल वोल्टेज, ये वोल्टेज हो जाएगी मीन्स समेशन ऑफ e इक्वल होना चाहिए समेशन ऑफ आई आर की। ये चीज यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है भाई, जैसे हमने वहां साइन कन्वेंशन पढ़े थे ना, यहाँ भी हम जब साइन कन्वेंशंस के बारे में पढ़ेंगे तो हमें देखना है क्या, टोटल वोल्टेज देखनी है, मींस सम ऑफ पोटेंशियल देखना है, और ऐसे समय सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस। टोटल समेशन आ गया, समेशन मींस टोटल आएगा, सम आएगा, और प्रोडक्ट है किस किस का, करंट एंड रेजिस्टेंस का। तो देखना हमें दोनों चीजों को, करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट होना चाहिए वो। तो यहां से भी तो हम डिफाइन कर सकते हैं इसको कि टोटल सम ऑफ पोटेंशियल इज इक्वल्स टू द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस। मींस अगर हम वो बोलें द टोटल ईएमएफ बोल सकते हैं इसको, तो हम ईएमएफ मींस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, नेक्स्ट वीडियोस में हम पढ़ेंगे ये भी कि ईएमएफ है क्या। द टोटल ईएमएफ इन ए क्लोज लूप is equal to the sum of products of current and resistance। ये चीज अपने दिमाग में बिठानी है भाई कि जब भी हम इनको इक्वल रखेंगे ना, तो करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट लेना हमको, इनको एक साथ लिखना। मींस अकेला करंट किसी काम का नहीं होगा, अकेला रेजिस्टेंस किसी काम का नहीं होगा, क्योंकि वोल्टेज तो जब भी बनती है ना जब प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस हो, और हमें प्रोडक्ट मींस चाहिए समेशन ऑफ v चाहिए हमें, तो हम यहाँ से भी डिफाइन कर सकते हैं, मतलब डेफिनेशन खुद बनाओ इसकी। द टोटल ईएमएफ, समेशन ऑफ ये हो गया, टोटल ईएमएफ इन ए क्लोज लूप, क्लोज लूप में हम इसको लेते हैं is equal to the sum of products of current and resistance, करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट होगा इसमें। तो अब हम एक क्लोज लूप बनाते हैं अपनी तरफ से, कोई भी मान लो हम एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे हमने एक क्लोज लूप बनाया, ये बैटरी होगी, ये रेजिस्टेंस, ये कोई बैटरी हो जाएगी, ये इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा। कुछ भी मान लो बीच में एक और हम रेजिस्टेंस कंसीडर कर लेते हैं, पॉइंट्स कंसीडर कर लेंगे इनको ए बी एफ। मान लो ये फर्स्ट जो बैटरी है इसकी वोल्टेज हमें दे रखी है E1, रेजिस्टेंस है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R1, ये बैटरी E2 हो जाएगी, इसका रेजिस्टेंस R2, और ये मान लो कोई भी रेजिस्टेंस हो गया R3। ठीक है, अब हम इसमें कैसे कंप्लीट करते हैं सर्किट को, जैसे ये बैटरी होगी, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट फ्लो करेगा, मान लो बैटरी E1 है, तो यहां से कितना करंट आया, I1 करंट आया, फ्लो होता हुआ। E2 से मान लो कितना करंट आएगा, E2 से करंट आएगा I2। ये दोनों करंट्स आके इस पॉइंट पे मिल जाएंगे, बी पॉइंट पे।
बी से दोनों मिलके अंदर जाएंगे, तो अंदर कितना करंट जाएगा, I1 प्लस I2, क्योंकि दोनों ऐड हो जाएंगे, I1 प्लस I2 जाएगा इधर। I1 प्लस I2 को मान लो मैं यहाँ पे सॉल्व करने के लिए मान लेता हूँ I3, बट हम इसको लिख के बता देंगे कि जो I3 है वो नथिंग बट यार I1 प्लस I2। I3 की वैल्यू यही है I1 प्लस I2, लेकिन हमने इसको I3 मान लिया। जैसे इस पॉइंट पे आओगे भी ई पॉइंट पे ये करंट आएगा, यहाँ से इसको फिर दो पार्ट्स में डिवाइड होना है। अब कुछ करंट तो ऊपर जाएगा और कुछ करंट यहाँ से नीचे आएगा। जितना करंट आता है उतना ही करंट वापस जाएगा। यहाँ से E1 वाली सेल से कितना करंट आया था I1, तो ऊपर भी कितना जाएगा वापस, यहाँ से I1 आएगा। यहाँ से कितना करंट गया था I2, तो इधर से वापस भी कितना आएगा I2 करंट यहाँ से वापस आ जाएगा। तो ये होता है लूप हमारा। हमने ये कंप्लीट कर लिया, एक डायग्राम बना लिया अपनी तरफ से। पर भाई डायग्राम तो हमें बनाने से पहले ये देखना पड़ेगा कि इसके साइन कन्वेंशन क्या है। जैसे हमने करंट के साइन कन्वेंशन लिखे थे, ऐसे हमें यहाँ भी तो साइन कन्वेंशन चाहिए कि ई का कब पॉजिटिव लेना है, ईएमएफ को कब नेगेटिव लेना है, आईआर को कब पॉजिटिव लेना है, कब नेगेटिव लेना है। तो इसके भी तो साइन कन्वेंशन चाहिए। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा, साइन कन्वेंशन। हम बनाते हैं पहले साइन कन्वेंशन। भाई देखो, लिखने के लिए हम यहाँ पे जैसे हम बात करते हैं, कोई भी क्लोज लूप हम अपनी तरफ से कंसीडर करते हैं। मान लो ए बी ई एफ और ए, एक क्लोज लूप हो गए पूरा ऊपर बंद। मान लो अब हम यहाँ पे किरचॉफ्स लॉ मीन साइन कन्वेंशन देखते हैं पहले ई का, कि ईएमएफ की वैल्यू कब पॉजिटिव लेनी है और कब नेगेटिव लेनी है। इसके लिए देखो हम क्या करते हैं। वैसे तो अगर हम प्रॉपरली पढ़ें तो हम क्या पढ़ते हैं कि ईएमएफ इज टेकन एज पॉजिटिव इफ वी आर मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल। अगर हम डिक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ जाते हैं तो ईएमएफ का जो साइन होता है वो पॉजिटिव लेना है। अब ये बात है, डिक्रीजिंग पोटेंशियल क्या है। मान के चलो हम इधर से चलना स्टार्ट किए, हम ऐसे जा रहे हैं, इस लूप में हमने चलना स्टार्ट किया, ए एफ ई बी ए, हम ऐसे जा रहे हैं, इधर से हम मूव करेंगे इधर की तरफ। मान लो हम इधर की तरफ गए, पहले कौन से टर्मिनल से मिले, प्लस से, और फिर आएगा नेगेटिव। तो पोटेंशियल क्या हुई, डिक्रीज ही तो हुई। पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आ रहे हैं, मीन्स हम क्या हुए, डिक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ गए। जब भी डिक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ जाते हैं तो ईएमएफ का साइन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। अगर मान लो वो, अब ऐसा जरूरी नहीं है कि हमें इधर की तरफ ही चलना था, इसमें हम डायरेक्शन कोई भी ले सकते हैं, आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। मान लो अगर हम इधर से आते हैं ऐसे चल के, तो हम इधर से आ रहे हैं ऐसे, लूप वही है भी ऊपर वाला ही, बट मान लो हम इधर से मूव करता हुआ आते हैं ऐसे। अगर हम मान लो इधर से आते ऐसे, पहले किस टर्मिनल से मिलते, नेगेटिव, फिर मिलते पॉजिटिव, तो मैं क्या बोलता, ईएमएफ इज टेकन एज नेगेटिव इफ वी आर मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग पोटेंशियल। अब ये पोटेंशियल क्या होगी, इंक्रीज होगी, क्योंकि नेगेटिव से पॉजिटिव पे गए हैं। तो जब भी नेगेटिव से पॉजिटिव जाओगे तो ईएमएफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। लेकिन मैं इतने दिमाग पे जोर नहीं देते, मान लो हम सिंपल सा इसको पढ़ते हैं कि ईएमएफ इज टेकन एज पॉजिटिव इफ वी मीट द पॉजिटिव टर्मिनल फर्स्ट। अगर हम पहले कौन से टर्मिनल से मिलते हैं, पॉजिटिव से, तो ईएमएफ का साइन भी क्या लेना पड़ेगा, पॉजिटिव चाहिए। मान के चलो हम इधर से मिले, पहले कौन से टर्मिनल से मिले, पॉजिटिव टर्मिनल से, तो ईएमएफ का साइन क्या लेना पड़ेगा, पॉजिटिव लेना पड़ेगा। अगर मान लो मैं इधर से आता, पहले कौन से टर्मिनल से मिले, नेगेटिव से, तो साइन क्या ले लोगे, नेगेटिव ले लोगे। बहुत सिंपल सी बात होगी अब ये, कि जिस टर्मिनल से पहले मिलते हैं हम क्लोज लूप में चलने पर, वही साइन तुमको ले लेना है। तो मैं ईएमएफ के लिए लिख देता हूं, द ईएमएफ इज टेकन एज पॉजिटिव कब, इफ we meet the positive terminal first। क्लियर है ये बात। अगर हम पॉजिटिव टर्मिनल से पहले मिले तो हमें साइन भी क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। अब मैं उसके लिए दूसरे वाले के लिए लिख देता हूं एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मीन्स इसका इनवर्स भी ट्रू है। अगर हम पहले नेगेटिव टर्मिनल से मिलेंगे तो साइन भी क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव लेना पड़ेगा। आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब हम क्या बात करते हैं भाई, मान के चलो हमने सेकंड वाले पार्ट में देखा, अभी तो भाई किसका साइन कन्वेंशन हुआ है, ई का। अभी किसका और चाहिए हमें, आई आर का। आई आर मीन्स इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा उसका साइन कन्वेंशन और चाहिए अभी हमें। उसका साइन कन्वेंशन कैसे होता है, लिखोगे कैसे, द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस। इन दोनों का प्रोडक्ट है क्योंकि द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस इज टेकन एज पॉजिटिव if we are moving in the same direction of current।
अगर हम करंट की सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी क्या लेना है तुमको, पॉजिटिव लेना है। इफ वी आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट देन इट इज टेकन एज नेगेटिव। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो हमने ये लूप लिया ए बी ई एफ ए, इस लूप में ऊपर वाले में ही हम बात कर रहे हैं, तो हमें लूप लेने का मतलब क्या है भाई, ए बी ई एफ ए, ये कोई एग्जाम्पल ले लिया हमने, ठीक है। मान के चलो मैं इधर लिख देता हूं इसको, ए बी ई एफ ए, क्लोज हो गया ना ये पूरा, हमने ए से स्टार्ट किया, ए बी ई एफ ए। तो इस लूप का मतलब ये होता है कि पहले हमें ए से बी जाना है, बी से ई से एफ, एफ से ए। जरूरी नहीं है यही लूप लेते, हम इधर से भी ले सकते थे, ए एफ ई बी ए। ये तो क्लियर रखना, हम क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कोई सी भी डायरेक्शन ले सकते हैं, बस साइन कन्वेंशंस का ध्यान रखना है। साइन कन्वेंशन अगर याद रहेंगे तो डायरेक्शन कोई भी ले लो, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, कोई असर नहीं पड़ेगा। अब देखो हमें ए से बी जाना है, बी से ई से एफ, एफ से ए। हम आए इधर क्योंकि हमें लेना है प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस। पहले आए ए से बी, अकेला करंट है भाई किसी काम का नहीं होगा क्योंकि हमें दोनों चाहिए, करंट और रेजिस्टेंस। हम इधर आए, फिर जाना हमें बी से ई, बी से ई जा रहे हैं हम जा रहे हैं इधर की साइड। करंट किधर जा रहा है, करंट भी इधर ही जा रहा है, सेम डायरेक्शन में हो गए करंट के, मींस आई आर का प्रोडक्ट क्या लेना है, अब पॉजिटिव लेना है। तो पॉजिटिव करंट कितना है इधर I3, रेजिस्टेंस कितना है R3, इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा पॉजिटिव। फिर जाना हमें E से F, कुछ भी नहीं आया, F से A। जब इधर की तरफ जाओगे, हम जा रहे हैं इधर की तरफ, करंट भी इधर ही जा रहा है, अब करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट कैसा हो जाएगा, फिर पॉजिटिव आ जाएगा क्योंकि सेम डायरेक्शन में आगे। फिर आगे जाओगे, किससे मिले पहले, नेगेटिव टर्मिनल से, ईएमएफ कैसा आएगा, नेगेटिव आ जाएगा। सबका सम कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो मैं प्रोडक्ट वाला लिख देता हूं, द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस इज टेकन एज पॉजिटिव if we are moving in the same direction of current and vice versa। क्लियर है भाई, the product of current and resistance is taken as positive if we are moving in the same direction of current and vice versa। मींस अगर सेम डायरेक्शन ऑफ करंट गए तो साइन आएगा पॉजिटिव, अगर अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे तो साइन आ जाएगा नेगेटिव। ठीक है, अब इसमें हम मान लो किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करके देखते हैं। लिखने का तरीका भी समझना है कि इसमें लिखते कैसे हैं हम। मान के चलो हम किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करते हैं, हम कैसे करते हैं, अप्लाइंग KVL means Kirchhoff's voltage law, Kirchhoff's voltage law in closed loop। कौन से वाले क्लोज लूप में लिया हमने, अब देखो डायरेक्शन हम कोई सी भी ले सकते हैं, चाहे इधर से आओ क्लोज लूप में या इधर से लो, बट अपनी तरफ से मैं तुमको इजी सा एक तरीका बताता हूं कि वो डायरेक्शन लिया करो जिसमें हम मोस्टली करंट की सेम डायरेक्शन में जाएं। जैसे अगर हम इधर से चलते हैं तो करंट के अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे क्योंकि हम इधर जा रहे हैं, करंट इधर आ रहा है, इधर भी आओगे हम इधर आ रहे हैं, करंट इधर जा रहा है, तो अपोजिट आ जाएगी। अपनी तरफ से सोच के वो लूप में वो डायरेक्शन लिया करो जिधर हम सेम डायरेक्शन में ज्यादा से ज्यादा आए। जैसे हम इधर से आते हैं ए बी, अब हम इधर जाएंगे करंट भी इधर जाएगा, ई एफ हम इधर आएंगे करंट भी यही आएगा, तो क्या हो जाएगी डायरेक्शन ए बी ई एफ ए। इस वाले लूप में हम अप्लाई करते हैं, तो ए से बी जाना है, बी से ई से एफ, एफ से ए। चलो करते हैं अप्लाई। ए से बी आए, अकेला करंट है भी किसी काम का नहीं। बी से ई जाना है, बी से ई हम जाएंगे इधर की तरफ, अब करंट भी इधर जा रहा है, सेम डायरेक्शन। प्रोडक्ट कैसा आएगा दोनों का, पॉजिटिव आएगा, तो करंट कितना है इधर I3, रेजिस्टेंस कितना है R3, दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव। हम आएंगे ई से एफ, एफ से ए, हम इधर आ रहे हैं, करंट भी इधर ही जा रहा है, डायरेक्शन इधर है उसकी, तो क्या आएगी फिर से पॉजिटिव I1 R1। फिर आए इधर, किससे मिले पहले, नेगेटिव टर्मिनल से, नेगेटिव से मिलेंगे तो ईएमएफ कैसी आएगी नेगेटिव, तो माइनस E1, और टोटल सम कितना होना चाहिए 0 होना चाहिए। ई को बेशक माइनस का इधर ले जाएंगे, I3 R3 प्लस I1
R1 इज इक्वल्स टू ई। किरचॉफ सेकंड लॉ को तो अब भी इसने अप्लाई किया है भाई। समीशन ऑफ ई टोटल ईएमएफ यही थी, ई इक्वल आया है समीशन ऑफ आई आर। अब भी तो समीशन मींस टोटल जितने भी करंट और रेजिस्टेंस थे उनका सम आया है, तो किरचॉफ सेकंड लॉ तो अब भी अप्लाई हुआ है ना इस पे, तो किरचॉफ सेकंड लॉ इस तरह से निकालते हैं। चलो मैं यहाँ पे एक लाइन और लिख के बता देता हूँ कि अगर हम इसको अपोजिट डायरेक्शन में लेते, ए एफ ई बी ए लेते इसको, अगर हम ए एफ ई बी ए, अगर मान लो मैं इस लूप में लेता तो कोई फर्क आता नहीं आता, यही आता नहीं आता। इस चीज को और समझ लेते हैं। ए से एफ जाना है, अब एफ से ई, ई से बी, बी से ए। हम चले इधर की साइड, पहले किस टर्मिनल से मिले, पॉजिटिव से, तो ईएमएफ का साइन कैसा आएगा, पॉजिटिव। हम इधर जा रहे हैं, करंट आ रहा है इधर अपोजिट डायरेक्शन, माइनस I1 R1। हमारे इधर की तरफ करंट आ रहा है इधर फिर अपोजिट, माइनस I3 R3 इज इक्वल टू क्या होता, 0। अब ये माइनस का साइन है, इधर जाएगा क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव। अब भी तो यही आता I1 R1 प्लस I3 R3, माइनस के थे इधर जाके प्लस हो गए, ये इधर है इज इक्वल टू E1। अब भी तो यही आता है जो ऊपर आया है, मीन्स उससे कोई फर्क नहीं पड़ता वैल्यू पे, चाहे वो कुछ भी हो, कोई सी भी डायरेक्शन ले लो वो बात सेम रहती है। मीन्स उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे क्लॉकवाइज डायरेक्शन लो चाहे एंटी क्लॉकवाइज। मान लो और हम लूप में अप्लाई करके देखते हैं। मान लो नीचे वाले लूप में हम लेते हैं बी ई डी सी बी, क्या लिखेंगे, अप्लाइंग KVL इन क्लोज लूप, ये क्या हो जाएगा, बी ई डी सी बी। इस लूप में अप्लाई कर रहे हैं हम, बी ई डी सी बी, इस लूप में हम अप्लाई करके देखते हैं। देखो फिर से बी से ई जाना है, इधर आए सेम डायरेक्शन में, करंट भी इधर हम भी इधर, वैल्यू क्या आएगी, I3 R3। इधर आए फिर सेम डायरेक्शन में, प्लस I2 R2। फिर इधर आए, पहले किस टर्मिनल से मिले, नेगेटिव टर्मिनल से, तो माइनस E2 इज इक्वल्स टू 0। फिर इसको इधर लेके जा सकते हैं हम, क्या आ जाएगा, I3 R3 प्लस I2 R2 इज इक्वल्स टू E2। ठीक है, ये बेसिक इक्वेशंस मानते रहे, ये हो जाएगी फर्स्ट, ये हो जाएगी सेकंड इक्वेशन। तो ये ऐसे हम किरचॉफ्स लॉज के अप्लाई कर सकते हैं। वैसे तो ये किरचॉफ्स लॉ यहीं तक होता है, कंप्लीट हमारा हो गया है, लेकिन मान लो एक और हम किरचॉफ्स लॉ में अप्लाई करके देख लें, एक और लूप अगर हम बना लें, पूरे लूप में अगर एक बार हम ले लें A B C D E F A, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं KVL इन A B C D E F A। हमें कुछ मतलब नहीं है, हमें बस ये देखना है कितने रेजिस्टेंस पड़ रहे हैं इस वाले पाथ में जो हमने कंसीडर किया, A से B C D E F A, इसमें हमें देखना है। इधर अप्लाई करते जाओगे, क्या आ जाएगा भाई, A से B अकेला करंट है, किसी काम का नहीं है, B से C अकेला करंट है, रेजिस्टेंस क्योंकि हमें साथ चाहिए लिखने के लिए। हम आए इधर की तरफ, पहले किस टर्मिनल से मिले, E2 के पॉजिटिव, तो क्या आएगा E2। इधर आए अपोजिट डायरेक्शन में आ गए, क्या आएगी वैल्यू, माइनस I2 R2। फिर इधर आ रहे हैं क्योंकि D से E जाना था, E से F, इधर आए फिर सेम डायरेक्शन में, प्लस I1 R1, पहले किस टर्मिनल से मिले, माइनस, तो माइनस E1 इज इक्वल्स टू 0। अब भी सारे EMFs को एक साइड रखो और करंट और रेजिस्टेंस को एक साइड में, तो इसको तो यहीं पे रहने दो, E2 माइनस E1 इज इक्वल्स टू, ये माइनस का इधर जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस E2R माइनस I1 R1। अब भी तो यही वैल्यू आई हुई, समेशन ऑफ E टोटल EMF है इधर इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ IR। ये क्या हो गया तुम्हारा, किरचॉफ सेकंड लॉ अब भी प्रूफ हो गया। तो इस तरह से ये दोनों किरचॉफ फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ को हमें करना था। क्लियर है भाई, आगे और वीडियोस डालेंगे, उस पर और रहेंगे, जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।